तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से। हर सुबह की तरह एक आम सी सुबह आज भी हुई। अफरा तफरी, काम में जाने की जल्दी। बहुत से लोग तैयार होकर ट्रेन में बैठे अपने काम पे जाने के लिए। ट्रेन में हर इंसान अपने ही काम में मगन बैठा था। एक आदमी पानी पीने के लिए बोतल खोलता है, लेकिन हाथ से उसके ढक्कन स्लिप हो जाता है। चलते चलते अचानक ही वो ढक्कन गायब हो गया। ढक्कन का गायब होना था कि अचानक एक और अजीब काम हुआ। सभी लोगों के फोन काम करना बंद कर गए और उन पर अर्थक्वेक्स के अलर्ट्स आने लगे। सभी लोग घबरा गए थे। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी। चलते चलते वो जैसे ही एक टनल के अंदर पहुंची, एक बहुत बड़ा झटका ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने महसूस किया और हमें दिखाया गया कि ट्रेन एक वर्म होल में चली गई है और ट्रेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। इधर उधर देखने पे पता चला कि पूरी ट्रेन नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट था जो इस अजीब जंगल में पहुंच चुका है। ये जगह भी उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। ये टोक्यो भी था जो अब बदल कर बस एक जंगल बन के रह गया है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक थे। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। ट्रेन में मौजूद सैम नाम का आदमी, जो कि एक फायर फाइटर है, वो सिचुएशन को संभालने के लिए सभी पैनिक हुए लोगों को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उसके इस काम में मदद करती है यूमी नामी एक लड़की जो अभी फायर फाइटर बन गई थी। सैम ने एक टीचर के तौर पे उसे काफी क्लासेस भी दी थी और वो सैम को पसंद भी करती है। फिर सीन कट होता है और हमें 2023 में वही टोक्यो शहर दिखाया जाता है। वो दिन जिस दिन ये सब लोग ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन की मैनेजमेंट हैरान परेशान है कि आखिर चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स कहाँ गायब हो गए। सैम के कंपार्टमेंट को तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक और कंपार्टमेंट भी गायब है जिसे अभी तक नहीं दिखाया गया। इंजीनियर्स टनल को चेक करते हैं जिस टनल के अंदर से वो कंपार्टमेंट्स गायब हुए थे। दूसरी तरफ हम सैम, यूमी और उसके साथ एक और लड़के को देखते हैं जो भी टनल को ही चेक कर रही है, ये जानने के लिए कि शायद वहाँ कोई उन्हें ढूंढते ढूंढते आया हो। उन्हें दूसरी तरफ कोई रोशनी दिखाई देती है। यहाँ इंजीनियर्स को भी 2 रोशनी दिखाई दे रही थी। इंजीनियर्स को लगा सभी लोग दूसरी तरफ मौजूद हैं और सैम के ग्रुप को लगा कि शायद दूसरी तरफ से जो रोशनी आ रही है वो उनकी मदद करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों पार्टीज की ही गलतफहमी थी। सैम के ग्रुप ने जब आगे जाकर देखा तो टनल के बाहर से उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी और यहाँ इंजीनियर्स के सामने भी दूसरी इंजीनियर्स की टीम थी जो गुमे हुए लोगों की तलाश में ही थे। सैम का ग्रुप जो टनल से बाहर निकल चुका था, वो शहर के दूसरी तरफ देखते हैं तो परेशान रह जाते हैं क्योंकि ये पूरा टोक्यो शहर एक रेगिस्तान में बदल चुका है। इन अजीबोगरीब चीजों की वो बहुत सी वीडियोस बना लेते हैं ताकि जाकर अपने जैसे पैसेंजर्स को दिखा सकें। इनकी सोच के मुताबिक जब इन्होंने इस शहर के बारे में लोगों को बताया तो किसी ने उन पे यकीन नहीं किया। उन्होंने भी जब वीडियोस देखी तो उन्हें यकीन आया कि वो किसी स्ट्रेंज जगह पे पहुंच चुके हैं। सभी परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, सरवाइव कैसे करेंगे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। आखिर इनको बचाएगा कौन? इस जगह में फंसे उन्हें 7 घंटे गुजर चुके हैं। कोई मदद को नहीं आया, फोन में कोई सिग्नल नहीं है और भूख भी सबको बहुत लग रही है। जिनके पास भी कुछ थोड़े से स्नैक्स थे, ये लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी ट्रेन में पेनी नाम की सेल्फिश लड़की, उसे कुछ ज्यादा ही शायद भूख लगी थी। वो सबके बैग्स में खाने पीने की चीजें तलाश करना शुरू करती है। खाने का तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक आदमी के बैग में उसे एक गवर्नमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें साफ लिखा था कि वो एक क्रिमिनल है। रैनी का उल्टा दिमाग उल्टा ही चला। उसे लगा कि ये सारा काम जरूर इस क्रिमिनल का है। उसने हमें यहाँ फंसा दिया ताकि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सके उसकी सजा खत्म होने के लिए। ये बात वो उठकर सबको भी बता देती है। हाशिमा बेचारा सबको समझाता रह जाता है कि ये लेटर मेरा नहीं है, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करे। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब सब लोग आराम से मिलकर यहाँ रहे। उसके इस कंपार्टमेंट से बाहर जाते ही एक ब्लॉगर लड़का यहाँ सैम और यूमी को बताता है कि रीना गलत कह रही है, वो खुद सबके बैग से चोरी कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि कायाशिमा एक क्रिमिनल है। ये जानकर सैम को बुरा लगा। वो कायाशिमा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है जहाँ कायाशिमा चलते चलते एक खाई में गिरने वाला था, लेकिन सही वक्त पे वहाँ पे सैम आकर उसे बचा लेता है। सैम के बचाने के बाद कायाशिमा उसका शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही मशहूर हेयर ड्रेसर हूँ। सैम इससे पहले उससे और भी कुछ पूछता, वो उसे चुप करवा देता है। यानी उसने उस क्रिमिनल वाले लेटर के बारे में इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। परेशानी में रात हो जाती है। बहुत से लोग तो सो गए थे, लेकिन बहुत से लोग परेशानी में नींद तो दूर, सोच उनकी जान ही नहीं छोड़ी। सुबह भी हो जाती है। ऐसे के ऐसे सब लोग बेहाल बैठे हैं। सैम सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है और उसके इस एटीट्यूड से कायाशिमा गुस्सा आ जाता है कि फजूल में एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सबकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मसला क्या है?
सैम बताता है मसला नहीं है, बस मेरे दिल में एक गिल्ट है जिसे शायद मैं खत्म करने के लिए सब करता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की टांगे असल में मेरी वजह से टूट गई थी और उस चीज का रिग्रेट खत्म करने के लिए मैंने उसी दिन अपने आप से वादा कर लिया कि जब जब जिसको भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। सैम के पास की कहानी सुनकर कायाशीमा को भी अपना भाई याद आ जाता है। जब वो दोनों भाई छोटे थे कितने प्यार से रहते थे ये, चाहे गरीब थे लेकिन कायाशीमा जान छिड़कता था अपने भाई पे। अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने बहुत मेहनत की, एक मशहूर हेयर ड्रेसर बना। उसने अपने भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, लेकिन एक जगह वो मार खा गया। बहुत सा काम करने की वजह से उसे अपने भाई पे ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिला। तब वो एक क्रिमिनल बन गया। कायाशीमा को ये नहीं पता चला असल में जो क्रिमिनल लेटर कायाशीमा के पास था वो उसके भाई का ही था। कुछ दिन बाद उसे बेल होने वाली थी और वो उसी को लेने के लिए ट्रेन से जा रहा था। अब सारे पैसेंजर्स ट्रेन से निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ खाना है, इंतजाम तो करना पड़ेगा। जंगल में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के चक्कर में वो काफी आगे निकल गए और उन्हें दिखाई दिया एक टावर। इसे देखकर ये सब शौक इसलिए हो गए हैं कि ये टावर कंप्लीट होने वाला था 2026 में। जिस टाइम से ये लोग आए थे वो टाइम था 2023 का। इस टावर के बारे में सबने ही बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इसको देखने के बावजूद भी ये लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये लोग फ्यूचर में आ चुके हैं। फ्यूचर में कितना दूर ये भी नहीं मालूम। इसी ट्रेन में एक बायोलॉजिस्ट भी था जिसे यही जंगल के अंदर एक ऐसा पौधा मिला जो 2023 से तकरीबन 30 साल बाद उगने वाला था। इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कम से कम 40 साल अपने वक्त से आगे आ गए और ये चीज इन्हें परेशान कर देती है। आने वाले सालों में क्या दुनिया इतने बुरे हाल में आ जाएगी, इन लोगों ने सोचा तक नहीं था। सीन कट होकर 2023 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ से ये कंपार्टमेंट यहाँ तक पहुँचा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उन साइंटिस्ट को वो कंपार्टमेंट नहीं मिला, तो मजबूरन अब ऑफिशियली उन्हें ये खबर अनाउंस करनी पड़ती है कि चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स गायब हो चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे, वो भी गायब है। कुछ अता पता नहीं चला। सीन्स दोबारा फ्यूचर में शिफ्ट होते हैं जहाँ लोग पागल हो रही हैं क्योंकि पानी पीने तक के लिए नहीं है उनके पास। इस वक्त सैम जुगाड़ करता है और एक बड़ी सी पॉलीथीन को उठाकर इस कंपार्टमेंट की छत पे बिछा देता है कि चलो और कुछ नहीं 2-4 कतरे भूल के ही जमा हो जाए। लेकिन प्लान उनका ये भी फेल हो गया। सुबह हो गई, अगला दिन आ गया। बायोलॉजिस्ट इस एरिया की छानबीन करने के लिए जाता है और उसे एक ऐसा फ्लावर मिलता है जो बहुत ज्यादा पानी के आसपास उगता था। इसे देखकर उसे क्लू मिला, जरूर आसपास कोई चश्मा या नदी है। ये सुन सैम डिसाइड करता है कि अगर तो यहाँ कोई चश्मा या नदी है तो वो उसे ढूंढ कर रहेगा ताकि उसके सभी साथी प्यास बुझा सके। उसके साथ जाते हैं ये बायोलॉजिस्ट कायाशीमा और यूमी भी। चलते चलते ये लोग पहुंचे एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पास। पहाड़ है तो चश्मा भी होने के चांसेस है, लेकिन इतने ऊंचे और इतने सीधे पहाड़ पे चढ़ेगा कौन और किस तरह। इस काम के लिए ये सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं और सैम जो कि एक फायर फाइटर है और रस्सी से दीवारों पर चढ़ने का उसे काफी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और फाइनली इन्हें पानी भी मिल गया है। खुशी से ये लोग झूमने लगे। सैम इस पहाड़ के ऊपर से दूर दूर तक देखने लगता है। जहाँ टोक्यो की बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स थी वो जगह बस एक समुंदर बन गई थी। उसने बात आकर अपने साथियों को बताई। सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए ये जानकर कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला था कि जिससे ये दुनिया इतनी बर्बाद हो जाएगी। एक और दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है और डनाका नाम का एक आदमी कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है। वो अपना काम कर ही रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है। खैर उसके हमले से तो उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन जबकि बाद वो जाकर अपने कंपार्टमेंट के साथियों को बताता है तो कोई इस पे यकीन ही नहीं कर रहा था कि उसने यहाँ किसी इंसान को देखा, क्योंकि इतने दिन से वो लगातार यहाँ छानबीन कर रहे थे। उन्हें तो यहाँ कोई इंसान नहीं मिला था। खैर देखते ही देखते आज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से इन लोगों को सुकून मिलता है। एक तो पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी और फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ था इनके साथ। बायोलॉजिस्ट बेचारा अपने ही काम पे लगा था। यहाँ वो कुछ ऐसा सामान ढूंढना चाह रहा था जिससे इंसान खा पी के अपना गुजारा कर सके। उसके इस काम में बाकी लोग भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रीना और यूमी जब दोनों बेरीज ढूंढने का ही काम कर रही थी तो गलती से यूमी कुछ ऐसी बेरीज खा लेती है जो कि पॉइजनस थी, यानी जहरीली थी। इंसानों ने खाते तो मर जाते। उसकी तबीयत को खराब देखकर सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ हमें फील हुआ कि सैम भी उसे पसंद करता है। खैर सभी लोग उसे लेकर कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग उसका थोड़ा बहुत इलाज करते हैं और यहाँ सब उसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे सभी उसकी फैमिली हो। ये लोग साथ रहते रहते एक फैमिली जैसे ही हो गए थे। यूमी की ऐसी हालत देखकर सभी ट्रेन के लोगों को रियलाइज हो गया था कि अगर ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे और इन्होंने एफर्ट्स न की, मेहनत न की, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये भूख प्यास से मर जाएंगे। इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगले ही दिन से ये लोग काम करने का फैसला करते हैं।
कुछ लोगों ने यहाँ खाना ढूंढा था, कुछ लोगों ने मिलकर बर्तन बनाए और आज के दिन इन्होंने बहुत सा काम किया। खाने को भी इन्हें बहुत कुछ मिला था, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने रियलाइज किया कि खाने के तौर पे उन्होंने कुछ जहरीली बेरीज भी जमा कर ली थी। इस टाइम पर काशिमा को शक होता है कि शायद उन्होंने ये पॉइजनस बेरीज नहीं जमा की, उनके खाने में बेरीज शायद तनाका ने मिलाई है, जिसे ये लोग अपने कंपार्टमेंट से निकाल चुके हैं क्योंकि उसने काशिमा की सीजर चुरा ली थी। ये लोग अब उस आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सैम पूरी रात जंगल में भटकता रहा, उसे तनाका कहीं नहीं मिला, लेकिन उसने काशिमा की सीजर जरूर ढूंढ ली। अब बायोलॉजिस्ट जो हर दिन इनका कोई ना कोई फायदा कर दिया करता था, वो इस एरिया को रीड करते हुए उन्हें बताता है कि उसके नॉलेज के मुताबिक जैसा इस जगह का स्ट्रक्चर है, यहाँ करीब ही कहीं नदी भी गुजर रही होगी, और अगर यहाँ नदी है तो इनके पानी की भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और ये लोग वहाँ से मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। यहाँ जबरदस्त आइडिया था। सभी उसके आइडिया पे काम करने के लिए निकलते हैं, यानी एक नदी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही कोई बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देता है। फौरन ही उसे वापस कंपार्टमेंट में लेके आया जाता है। उसका ये लोग इलाज करते हैं, लेकिन वो बहुत दर्द में है। सभी लोगों को ये भी बात मालूम हो गई है कि तनाका झूठ नहीं बोल रहा था, बाकी इस शहर में उनके अलावा इंसान थे। इसके ऊपर हमला होने के फौरन बाद उनके कंपार्टमेंट में तनाका भी आ जाता है। ये उन सबसे कहता है कि अगर वो लोग उसे उनके साथ इस कंपार्टमेंट में रहने की इजाजत दे तो वो उनकी बहुत काम आ सकता है। वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, उसे ट्रैप्स बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है और वो इन लोगों के लिए ट्रैप्स बनाएगा जिससे ये लोग यहाँ पे सिक्योर रह सकेंगे। उसके बाद सब लोग मान लेते हैं। खैर आज सब लोग अपने रूटीन के काम कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्होंने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। काशिमा यहाँ पे रीना के बाल कट करता है, जो करके उसे बहुत मजा आया। लोग जंगल में गए, उन्होंने खाना ढूंढा, खाना खाया, एक नॉर्मल दिन गुजारा। अगला दिन हो जाता है। यूमी और सैम को उनके कंपार्टमेंट के पास एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा उन्हें देखते ही भागने लगा। ये दोनों उस बच्चे का पीछा करते हैं। बच्चे ने भागते भागते इनका बस एक ही फायदा किया कि इन्हें नदी तक पहुंचा दिया। नदी को पार करके ये बच्चा आगे की तरफ भाग जाता है और इन दोनों को ये कह के गया था कि मेरा इंतजार करना। इन दोनों को ही ढूंढते हुए काशिमा भी यहाँ गया। रात हो गई, बच्चा तो वापस ही नहीं आया। इन्होंने जब आगे जाके देखा तो यहाँ फाइनली उन्हें एक दूसरा कंपार्टमेंट भी मिल गया, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स गायब है, एक सैम का और दूसरा ये। दूसरे कंपार्टमेंट के लोग इनसे काफी ज्यादा आगे थे, उन्होंने रहने सहने का अपना बहुत सारा इंतजाम कर लिया था। इनको यहाँ पे मिलता है योमोटो, जो इन सब का लीडर था। सैम योमोटो को बताता है कि उनके एक आदमी ने उनके बायोलॉजिस्ट पर हमला किया है। योमोटो इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। बहस का वक्त नहीं था, ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसा कि सैम और को यहाँ पे एक नदी मिली थी, खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिली थी। ये सारी बातें सैम उनको बता देता है और योमोटो यहाँ उन्हें बताता है कि जब वो लोग यहाँ आए तो इन्हें एक शिप मिली थी। हाँ, उस शिप के अंदर एक डायरी थी और एक रेडियो। रेडियोस की फ्रीक्वेंसी मैच करते करते उन्हें एक दिन कनाडा से कुछ सिग्नल्स मिले, जिससे इन्हें पता चला कि ये लोग 60 साल आगे आ गए हैं, यानी फ्यूचर में। और साथ उसे ये बात भी मालूम हुई थी कि दुनिया तो 2026 में ही तबाह हो गई, क्योंकि 2023 और 24 में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस पे भेज दिया था ताकि वो स्पेस के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकें, और यही चीज इस दुनिया को तबाह कर गई। उन्हीं सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट एक एस्ट्रॉइड से टकराई और वो एस्ट्रॉइड उस सैटेलाइट की वजह से फिर जमीन से टकरा गया और ऐसे ये जमीन तबाह हो गई और उसी तबाही में सारे इंसान भी मारे गए। सैम उससे पूछता है कि तुम्हारा वो रेडियो कहाँ है? जवाब में योमोटो कहता है रेडियो तो मेरे पास ही है, लेकिन उस दिन के बाद उसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं मिले। ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम जाकर अपने बाकी साथियों को बताता है। टेंशन तो उसे खूब हो चुकी थी कि आखिर वो यहाँ से निकलेंगे कैसे। इस हकीकत को सुनने के बाद कि वो 60 साल फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, सब लोग परेशान तो हुए थे, लेकिन इस वक्त पे सबको एक और सोच भी आई कि शायद उन्हें गॉड ने एक मौका दिया है कि ये लोग पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दें, इस तबाही को होने से रोके। और ये सोच उन्हें हौसला देती है कि ये पहले से भी ज्यादा मेहनत करें, कोई रास्ता निकाले जिससे ये पास्ट में जाकर उस तबाही को होने से रोक पाए। यहाँ बैठा हर इंसान अपना अपना दिमाग चलाता है, खूब सोचते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। भूख तो इन्हें शदीद लगी थी। ये लोग अब अपनी ढूंढी हुई नदी के पास जाते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, नहाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ जमा करके लाते हैं खाने के लिए। दिन ऐसे ही गुजरता है। ये लोग अपने लिए बाथरूम बना लेते हैं, बाथटब्स बना लेते हैं और खाना जमा करने में लग जाते हैं। आज खाना जमा करते हुए बायोलॉजिस्ट को एक चमकता हुआ ग्रीन पत्थर मिला था यहाँ से, जो पत्थर वो सबको दिखाता है और तनाका भी ये देख चुका था। बायोलॉजिस्ट का ख्याल था कि ये चमकते हुए पत्थर अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, वो ना हो वो इसकी मदद से वापस जा सकते थे। तनाका ये सारी बात जाकर योमोटो को बता देता है, यानी दूसरे ग्रुप के लीडर को, यानी वो एक गद्दार है। वो इनकी सारी बातें जाकर उनको बताता है। योमोटो उसके काम के बदले में उसे कुछ खाने पीने का सामान देता है। यहाँ सैम के ग्रुप के पास यूमी और रीना, जो एक ही एज के थे, वो आपस में तकरीबन दोस्त बन चुके थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनके दरमियान में लड़ाई हुई। रीना को इतना गुस्सा आया कि वो धक्का देकर यूमी को एक गड्ढे में गिरा देती है। गड्ढे में गिरने वाली चोट तो एक तरफ, यूमी को यहाँ डर ये देख के लगा कि इस गड्ढे में पहले से ही एक लाश थी। ये दोनों ही डर जाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं,
लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट के लड़के यहाँ उनका रास्ता रोक लेते हैं। रीना यूमी को खतरे में उनके साथ ही छोड़कर अपनी जान बचाकर किसी तरह कंपार्टमेंट में आ जाती है। अपने साथ होने वाली हर चीज की खबर वो यहाँ सैम को देती है और सैम बिना कुछ सोचे समझे यूमी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे एक कार शीमा भी आ चुका था, लेकिन जब ये दोनों वहाँ पहुंचे जहाँ पहले यूमी और दूसरे कंपार्टमेंट के लोग थे, तो इस टाइम तक दोनों यहाँ से गायब हो चुके थे। यूमी उनसे बचने के लिए भागते भागते एक शिप में छुप गई थी। अब सैम ये अंदाजा तो नहीं लगा पाता कि यूमी अपने बचाव के लिए कहीं छुप गई होगी, लेकिन हाँ उसे लगता है कि जरूर दूसरे ग्रुप के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है या नुकसान पहुंचा दिया है। बिना सोचे समझे वो दूसरे ग्रुप पर हमला करने के लिए निकल जाता है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे हमला करते या किसी को नुकसान पहुंचाते, युमोटो उससे सारा माजरा पूछता है। सैम उन्हें बताता है कि उनके साथियों ने उनके ग्रुप की एक लड़की के साथ बदतमीजी की है। ये जानकर वो अपने ग्रुप के लोगों की तरफ से माफी मांगता है और उसे कहता है कि यूमी जहाँ भी होगी वो सेफली उसे ढूंढकर उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन सैम को युमोटो पे यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लाश अभी यूमी और रीना ने देखी है वो भी उन्हीं के ग्रुप के किसी बंदे की है जिसे युमोटो के ग्रुप ने मार दिया। युमोटो जवाब में कहता है, नहीं, वो तुम लोगों का कोई बंदा नहीं है, वो हमारे ही ग्रुप का एक बंदा है। जब हम लोग यहाँ इस हालत में आए तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया, इतना पैनिक कि वो पागलों की तरह सब पे हमला करने लगा था। उसने मुझ पे भी हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस पे मैंने उसके पेट में चाकू मारा और अनइंटेंशनली मेरे से उसका मर्डर हो गया। यहाँ सभी लोग उस आदमी को मारने पर, मेरी बहादुरी पर मुझे लीडर मानने लग गए। काशिमा और सैम अपने कंपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो हमला करने की सोच से दूसरे ग्रुप के पास गए थे, इसीलिए उन्हें खतरा था कि कहीं दूसरे ग्रुप वाले भी हमला करने के लिए उनके पास ना आ जाए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग यहाँ हथियार बनाने का फैसला करते हैं। यहाँ युमोटो उसी शिप के अंदर जाता है जिस शिप के अंदर उसे रेडियो मिला था। वो नहीं चाहता कि इसी शिप के एक छोटे से डब्बे के अंदर यूमी भी छुपी बैठी है। वो यहाँ रेडियो पे किसी से बात करने लगता है, लेकिन रूमी उसका झूठ पकड़ लेती है कि वो किसी से रेडियो पे बात नहीं कर रहा और ये रेडियो तो चल भी नहीं सकता क्योंकि नीचे से उसकी केबल ही कटी हुई थी। वो बाहर निकलकर उससे पूछती है कि तुम ये झूठा ड्रामा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या मिलता है इससे? अब सच्चाई तो यूमी को पता चल ही गई थी, खुद बताने में क्या हर्ज था। युमोटो बताता है, असल में मैं यहाँ सबका लीडर ही बन के रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो ऐसे ड्रामे करता हूँ। मुझे नहीं जाना पास्ट में। अरे वहाँ पे तो मेरी किसी को कदर भी नहीं। यहाँ सब लोग मुझे लीडर के रूप में देख रहे हैं, मुझे इज्जत दे रही है, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन यूमी से कहती है, तुम कहो ना कहो, मैं बाहर जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बताने वाली हूँ। अपनी पोल खुलते देखकर युमोटो डर जाता है और इस सब के चक्कर में वो यूमी को ही बांध के यहाँ कैद कर जाता है। सीन कट होता है और हम सैम और उनके साथियों को देखते हैं। इन्होंने बहुत से वेपन्स बना लिए हैं जिससे ये लोग एक छोटी सी जंग लड़ेंगे, क्योंकि वादे के मुताबिक युमोटो ने अभी तक यूमी को उनके ग्रुप को वापस नहीं किया, ना ही वो ढूंढ के लेकर आए। इसलिए ये सब लोग अगली सुबह उन लोगों पर हमला कर देंगे। यहाँ एक औरत उसे कहती है, हमला करना बिल्कुल ठीक है, मैं ग्रुप के फैसले के साथ हूँ, लेकिन फिर भी अकल से काम लो। दूसरा ग्रुप हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ना हो वो हम पे हमला करके हमारी गैरेज बर्बाद कर देगा और रहने का ये जो छोटा सा ठिकाना हमारे पास है ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इससे बेहतर कि हमें जंग से पहले अपने रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए जिसके बारे में दूसरे ग्रुप को कुछ ना पता हो। ग्रुप के लोगों को उसकी बात पसंद आती है और सुबह होते ही ये औरत बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर अपने लिए एक सेफ ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। अभी तो इनका जंग में जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के लोग उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर चुके थे। तैयारी तो इनकी भी पूरी थी। ये लोग अपने सेल्फ डिफेंस पे लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। युमोटो ये लड़ाई देखकर पागल हो चुका था। ये लोग अगर आपस में एक दूसरे को मारते थे तो उसे लीडर कौन मानता। वो जोर जोर से चिल्लाकर इस लड़ाई को बंद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनून में आए ये लोग लड़ने से बाज आने वाले नहीं थे। कभी सैम की टीम उनके ऊपर भारी पड़ती है तो कभी दूसरा ग्रुप सैम की टीम को हराने वाला था। इससे पहले कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मर जाते, यूमी यहाँ एंट्री करती है, जिसने अपने आप को उस शिप में से आजाद करवा लिया था। वो यहाँ आकर सबको युमोटो की यानी इस लीडर की सच्चाई बता देती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी इन सबको बताया वो झूठ था। उसके पास कोई रेडियो नहीं है, उसे कोई सिग्नल नहीं मिले। अब तो डिफेंस में युमोटो कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया कि सबके अंदर वापस जाने की होप जिंदा रहे, कोई भी दिल ना हार बैठे, और अगर इस वक्त पर कोई हिम्मत छोड़ देता, कोई हार मान लेता तो वो सुसाइड भी कर सकता था। सैम को भी उसकी ये बात पसंद आई थी, लेकिन अब युमोटो ने फैसला कर लिया था कि वो लीडर नहीं रहेगा। वो यहाँ पर एक डायरी छोड़कर चला जाता है। इस डायरी के अंदर ही वो सारी बातें लिखी थी जो पहले युमोटो ने इन्हें बताई थी कि उसे रेडियो से पता चली। जैसा कि ये लोग इस टाइम 2060 में हैं, 2026 में दुनिया बर्बाद हो गई, वो किस वजह से हुई, कैसे हुई, ये सभी चीजें इस डायरी में लिखी थी। ये डायरी उसे उस शिप से ही मिली थी।
बायोलॉजिस्ट और वो औरत जो अपने रहने के लिए एक दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए गए थे, उन्हें यहाँ एक ऐसा टॉवल मिलता है जिसके अंदर बहुत से ग्रीन चमकते हुए पत्थर हैं। जबकि ये सीन कट होता है और हमें 2023 का टाइम दिखाया जाता है। एक साइंटिस्ट जो उन ट्रेन के डब्बों के गायब होने की मिस्ट्री ढूंढ रहा है, वो इस टाइम भी टनल को स्टडी कर रहा था। टनल की फुटेज को गौर से देखने पे उसे पता चला कि जिस टाइम ट्रेन के अंदर से वो डब्बे गायब हुए, उस टाइम टनल के अंदर एक वर्म होल बन चुका था, जो कि सुपरनोवा नामी एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। इस फिनोमिना के मुताबिक ऐसे बड़े बड़े एक्सप्लोजन तब होते हैं जब एक प्लैनेट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए, तब उसके कोर में से कुछ ऐसी पावर्स निकलती हैं जिससे बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। और इसी एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ एक वर्म होल बना जिससे 2023 और 2060 की टाइमलाइन जोड़ दी। यानी वो साइंटिस्ट तो ये मिस्ट्री सॉल्व कर चुका था, पर सैम और का ये मिस्ट्री सॉल्व करना अभी बाकी था। ये लोग भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते, वो डायरी जो इनके हाथ लगी थी उसको स्टडी करने पे इन्हें भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ एक साइंस टीचर सभी लोगों को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में बताता है कि ये एक्सप्लोजन जमीन के या किसी भी प्लैनेट पे तब होता है जब प्लैनेट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए, मरने के करीब चला जाए। उनकी बातें करते करते अचानक यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सभी लोग अपने कंपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। टनाका डिसाइड करता है कि वो इस कंपार्टमेंट के इमरजेंसी गेट को खोलकर दूसरी तरफ वाली टनल के अंदर चला जाएगा इस तूफान से बचने के लिए। वो जैसे ही इमरजेंसी गेट खोलता है इस कंपार्टमेंट का, तो दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्म होल बना हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हल्की चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। उसने टनाका की बनाई हुई एक छोटी सी डॉल को भी अपने अंदर खींच लिया था। अचानक तूफान बंद होता है और ये वर्म होल भी बंद हो जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ 2023 के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेन मैनेजमेंट के पास एक डिटेक्टिव भी है। ये लोग इसी टनल के अंदर खड़े होकर अपने केस को स्टडी कर रहे थे कि अचानक उनके पास टनाका की वो डॉल आकर गिरती है जो वर्म होल की वजह से यहाँ आई है। यहाँ वर्म होल को देखने के बाद इन लोगों को भी समझ आ गया था कि आखिर वापस जाना कैसे है। इन्हें वापस जाने के लिए एक वर्म होल बनाना था जिसके लिए कुछ स्पेशल रेडियो एक्टिव पत्थर और बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए था। पावर स्टेशन तो इस शहर में हो सकता था लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक पावर स्टेशन ढूंढ लेते हैं जो कि जमीन के अंदर ऐसा दबा हुआ था जैसे कभी उसे इस्तेमाल ही ना किया गया हो। उस पावर स्टेशन को निकालने के बाद ये लोग उन ग्रीन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ उनके मेहनत से बनाए सेटअप की वजह से अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और वर्म होल भी वहाँ बन जाता है। सभी लोग इस वर्म होल को देखकर बहुत खुश थे। जिस इंसान ने वापस आना था वो इस कंपार्टमेंट के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये लोग टनाका को भी अंदर आने को कहते हैं, लेकिन टनाका इस टाइम से वापस जाना नहीं चाहता था। वो इनसे कहता है नहीं, बस मैं यहाँ खुश हूँ। इन सबको वो आखिरी बार बाय करके उनकी ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेन में एक बहुत बड़ा झटका आता है और ट्रेन पहुंच जाती है वापस इनकी टाइमलाइन में। पहले की तरह ही ये बेहोश हो गए थे और जब इन्हें होश आया तो कोई जोर जोर से उनकी कैरेज को खटखटा रहा था। बाहर आने पे पता चला कि ये लोग तो 2023 के बजाय 2026 में आ गए और ये वही साल है जिस साल ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम रह गया था। हर इंसान यहाँ पे मौजूद लोगों को समझाने लगता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, इसे तबाह होने से बचाना चाहिए। ये लोग अपना फ्यूचर से लाया हुआ सामान भी नहीं दिखाते हैं, वो वीडियोस और वो पिक्चर्स भी अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए नहीं दिखाते हैं जो उन्होंने वहाँ बनाई थी। लेकिन कोई भी उनकी बातों पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़े हादसे की वजह से इन लोगों की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। ये न्यूज भी वायरल हो चुकी थी कि 2026 के अंदर जो कंपार्टमेंट ट्रेन के गायब हुए थे वो एकदम से 2026 में आ गए। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यही लोग हैं जो 2023 में गायब हुए थे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जहाँ कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था, वहीं पर डे वो साइंटिस्ट जिसने नोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चलाया था वो इनसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ इसी ट्रेन में बैठी हुई वो लेडी जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, वो अपनी पोस्ट और पैसे का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस मिनिस्टर से मिलती है और उन्हें अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बताती है, अपनी हर उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है जो उन्हें 2060 में रहकर मिली। डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी थी। डिफेंस मिनिस्टर बताती है कि सच में एक एस्ट्रॉइड उनकी दुनिया से टकराने वाला है और उससे दुनिया को बचाने के लिए ये लोग एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जिससे ये लोग उस एस्ट्रॉइड को स्पेस पे ही तबाह कर देंगे। वो दुनिया से नहीं टकराएगा और ऐसे दुनिया सेफ रह जाएगी। ये जानने के बाद इस औरत की भी सांस पे सांस आया था। उसने ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को भी बता दी थी। ये लोग उसकी बातें सुन के रिलैक्स तो हुए लेकिन पूरी तरह नहीं। जो कुछ वो देख आए थे उसके बाद किसी भी चीज पे यकीन करना मुश्किल था। आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एस्ट्रॉइड इस दुनिया से टकराने वाला था। सबकी सांसें थमी हुई थी। ये सब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे आइंदा ये कभी मिलेंगे ही नहीं। इन्हें एतबार नहीं था, न जाने ये दुनिया बचेगी भी या नहीं। सभी लोग मिलकर उस न्यूज को देख रहे थे जहाँ मिसाइल आसमान में जा रहा था।
इनकी सांसें तब तक थमी रही जब तक इन्हें ये गुड न्यूज नहीं मिल गई कि वो मिसाइल एस्ट्रॉइड को तबाह करने में कामयाब हो गया है। फाइनली ये दुनिया बच चुकी थी और इस दुनिया को उसकी असल हालत में दिखाते हुए ये सीजन यहीं एंड होता है।